ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। नए वीडियो में आपका स्वागत है और नया वीडियो हम आज शुरू करते हैं। अपने चैप्टर नंबर 4 पर चल रहे थे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और बताया था कि जो 3D सीरीज होती है, 3D सीरीज में जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं तो उसमें एक्सेप्शन होते हैं दो, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक। और मैंने पिछले वीडियो में जोर दे के कहा था, बहुत प्रेशराइज करके कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्फ़िगरेशन के हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, हमें बहुत दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी वो देखते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई थी जो डी ब्लॉक मेटल्स के साथ मिलती जुलती हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक। लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जाकर के चैनल पे। और नेक्स्ट जो अपना ये चलेगा आगे, यहाँ से चलेंगे हम अपनी मेन प्रॉपर्टीज़ पर। एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रोजाना एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बहुत थॉरोली करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर समझना है तो उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमको पता होना चाहिए। व्हाट? क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर हम 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। 3D सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट होता है स्कैंडियम 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22 3D2 4s2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23 3D3 4s2। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम होता है हमारा 24 3D5 4s1। एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। क्रोमियम के बाद मैग्नीज 25 3D5 4s2। मैग्नीज के बाद Fe 26 3D6 4s2। Fe के बाद कोबाल्ट 27 3D7 4s2। निकेल 28 3D8 4s2। कॉपर 29 3D10 4s2। जिंक 30 3D10 4s2। सॉरी, यहाँ पर 4s1 है, माई मिस्टेक। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हमको दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी हम आगे की प्रॉब्लम्स को, आगे के टॉपिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर्टी का नाम क्या है। प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पर देखें, प्रॉपर्टी का नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, पूरा ही लिख देते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स। अब यहाँ पर देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करना होगा मेल्टिंग पॉइंट्स होते क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स होते क्या है। देखिए, मेल्टिंग एक्चुअली क्या होता है, ये सब जो है सॉलिड्स है, ये सारे मेटल्स जो है वो सारे सॉलिड्स है। और सॉलिड्स को पहले हमको लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को कहते हैं मेल्टिंग। और उस मेल्टेड सॉलिड को अगर हम और हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो बॉयल करेगा। लेकिन पहली बात ये है कि अगर इनको पहले हमको लिक्विड स्टेट में लाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले हम मेल्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम मेल्टिंग को ही डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग तो बाद की बात है। जैसे जैसे मेल्टिंग हमारा प्रोपोगेट करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग भी प्रोपोगेट करेगा। और मेल्ट करने के लिए, मेल्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में है और इनके जो एटम्स होंगे वो बहुत क्लोजली बाउंड होंगे। क्लोजली बाउंड होंगे तो उन क्लोजली बाउंड एटम्स को पहले हमको फ्री करना होगा। जब वो फ्री होंगे तभी वो फ्री स्टेट में आएंगे, फ्री स्टेट में आएंगे तो लिक्विड स्टेट में आएंगे। कुल मिलाकर ये है कि अगर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस सॉलिड के जो एटम्स है, उन एटम्स के बीच जो बॉन्ड है, उनके बीच जो एटमाइजेशन एनर्जी है वो क्या बिहेव करती है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले हमको क्या ट्रेंड पता करना है। कल भी मैंने बोला था कि जो
हम कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको ट्रेंड पता होना चाहिए कि डी सीरीज में ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड का मतलब है कि डी सीरीज जो है वो किस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डी सीरीज में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, इसमें आप देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, 4s। कल हमने यही चीज बहुत स्पेशली समझी थी और मैंने बोला था ये ट्रेंड जरूर याद रखना। फटाफट रिवाइज करते हैं। ट्रेंड ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4s आप देखो यहाँ से वहां तक 4s में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ना होकर के वो इनर ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल में हो रही है। इनर ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल में आप देखो 4s में तो 1 या 2 है, लेकिन 3d में 1 2 3 4 सॉरी 5 5 6 7 8 10 10। ठीक, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो है वो कहाँ हो रही है, आउटर से इनर वाले ऑर्बिट में। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रेफरेंस या इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कहाँ बढ़ रही है, इनर ऑर्बिट में बढ़ रही है। ठीक, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 या 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, इनर ऑर्बिटल में, इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो रहे हैं। अब कहने का मतलब अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 5। एक्चुअली क्या है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, दिमाग में इस बात को क्लियर करो। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने पढ़ चुका है पिछले चैप्टर में। पिछले चैप्टर पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उसमें आपको ये सब बताया था, इनके नाम भी बताए थे, स्ट्रक्चर भी बताई थी। यहाँ पर आप समझ लो D1 है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, D2 होगा तो यहाँ डबल नहीं होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, D3 D4 D5, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सॉरी मिडिल तक, स्टार्टिंग से मिडिल तक पहले डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। यानी जब हम डी सीरीज में स्टार्ट से चलना शुरू करेंगे तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टिल द मिडिल ऑफ द सीरीज। किसी भी डी सीरीज में मिडिल तक जाने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है और मिडिल से फिर आगे जाने पर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते जाते हैं। जैसे आप एफई में देखो, एफई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डी में 6 हो गए, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 होते चले जा रहे हैं। यानी कि ये ट्रेंड भी हमको याद रखना है कि जब भी हम डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले वहां पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होंगे और उसके बाद मिड पर वो मैक्सिमम नंबर में हो जाएंगे और मिड के बाद फिर हम आगे जब जाएंगे, मिड से आगे एंड डी सीरीज के एंड में जाएंगे तो वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ये ट्रेंड हमको दिमाग में हमेशा रखना है, ये 3 बातें हमेशा दिमाग में रखनी है, उससे हम सारी बातों को अभी समझते हैं, फटाफट समझते हैं। यहाँ पर बात आती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ग्राफ कैसा होता है। एक्चुअली ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्राफ में सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट आता है स्कैंडियम का, फिर आता है टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो आप यहाँ देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली ये इस तरीके से ग्राफ पे आता है। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये ग्राफ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। यानी यहाँ पर ये टेम्परेचर अगर देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी ज्यादा ले रहा है। क्यों ले रहा है? एक्चुअली यहाँ पर डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टिल द मिड ऑफ द सीरीज। मिड यहाँ पर आता है, ठीक है, और ये मिड के आसपास का रीजन है क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, मैग्नीज में। कैसे? डी में कितने 5, एस में कितने 1। ये बात याद रखनी है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, क्रोमियम में। जैसे ही मैग्नीज आता है, मैग्नीज में से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी में ना जाकर किसमें एंटर करता है, 4s में एंटर करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो वो डी का ही है, यहां क्या होता है 4s का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है क्रोमियम में। जिसमें डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्रोमियम का खुद के 5 नहीं है, खुद के 4 ही है। एक कहां से ले लिया उसने, 4s से ले लिया है। जबकि यहां पर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एक्चुअली वो डी में ही जा रहा है, वो 4s में नहीं जा रहा। 4s का इसका खुद का इसके पास ही है, इसका जो 5th आ रहा है वो यहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर टोटल क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीज में 5 है। यानी मैग्नीज से पेयरिंग शुरू हो गई, पेयरिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पर अब मैग्नीज पर अचानक से झटका लगता है बहुत जोर से और उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा डाउन चला जाता है। क्यों झटका लगता है कि यार मेरे पास सबसे ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन साला ये क्रोमियम लेके बैठा हुआ है, इसकी कैसे जिम्मेदार हो गई। मेरे तो डी में 5 होने चाहिए थे, मुझसे कम होने चाहिए थे इसके पास, लेकिन इसके पास पहले से ही 5 है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही क्रोमियम के आगे चलते हैं तो वहां पर ऑल ऑफ सडन पेयरिंग स्टार्ट होती है। पेयरिंग स्टार्ट होती है तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा डिक्रीज चला जाता है। उसके बाद फिर रेगुलर जो है पेयरिंग होती है, तो वहां पर ये जो वैल्यूज हैं Fe से
फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। Fe के बाद यहाँ पर आप देखो, Fe के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद हमारा आ जाएगा निकल, निकल के बाद आ जाएगा हमारा कॉपर, और कॉपर के बाद आ जाएगा हमारा जिंक। जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम से डाउन जाता है। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट एकदम से क्यों डाउन जाता है? क्योंकि जिंक पर आकर के एस भी कंप्लीट है और डी भी कंप्लीट है, ये फुल्ली फिल्ड है, इसको कोई टेंशन नहीं है। जितना जल्दी मेरे को टेंशन से फ्री हो लेके जाओ इसको यहाँ से, वो मतलब उसका कहने का है कि वो जल्दी से जल्दी लिक्विड स्टेट में आने की कोशिश कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है? वो डी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वहां पर डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जो क्रोमियम पर मैक्सिमम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, क्रोमियम पर मैक्सिमम होता है। और जैसे ही मैग्नीज में अनपेयरिंग शुरू होती है मैग्नीज का बॉइलिंग पॉइंट एकदम डाउन जाता है। ये एक्सेप्शन है, आप देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन बन गया, केवल मैग्नीज जो है वो डाउन में जा रहा है, बाकी सब डिक्रीज हो रहे हैं, यानी पहले इंक्रीज हो रहे हैं। एक्चुअली अगर ये सिस्टम नहीं होता या डी पर मिसबिहेव नहीं करता, क्रोमियम मिसबिहेव नहीं करता, तो ये मैग्नीज यहाँ पर होता टॉप पर, मैग्नीज तक टॉप होता फिर डाउनफॉल होता। बट बदतमीजी किसने कर दी? क्रोमियम ने कर दी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेकर अनपेयर्ड लेकर बैठा हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मैंने अभी एक बात बताई कि मेल्टिंग एक्चुअली प्रोसेस क्या है। मेल्टिंग किसको कह रहे हैं? मेल्टिंग हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड के जो एटम्स हैं वो बॉन्डेड है, और सॉलिड के एटम्स बॉन्डेड हैं, इसका मतलब उन एटम्स को हमको फ्री कराना है। उन एटम्स को फ्री कराएंगे तभी वो लिक्विड स्टेट में आएंगे। तो वहां पर एटम्स को फ्री कराने के लिए जो हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या एटोमाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पर क्या होगा, वहां पर उनका जो एटोमाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर आगे जा रहे हैं, मिड से आगे जा रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पर आकर के क्या हो रहा है कि वो इनकी एटोमाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एटोमाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उनको क्या है, उनके एटम्स को फ्री करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो इजीली ये मेल्ट में और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, वहां पर उनकी एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रही है, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उनके एटम्स को फ्री होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, हायर होते चले जाते हैं। फिर जैसे ही पेयरिंग शुरू होती है तो उनके जो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है उनकी वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, तो वहां पर आकर के वो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन भी उनकी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कम हो जाती है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी धीमे धीमे डिक्रीज होते चले जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा कौन सा टॉपिक था? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो पहले हमको यहाँ पर एटॉमिक रेडियस पता होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ से लेकर और वहां तक एटॉमिक रेडियस होती कितनी है। यहाँ एटॉमिक रेडियस जो है वो हम काउंट करेंगे पिकोमीटर में। किस में काउंट करेंगे? पिकोमीटर में। ठीक है, पिकोमीटर। अब समझना, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 164, 147, 135, 129, 126, 125, 125, 128, 137, ये वैल्यूज हैं। ये सब पिकोमीटर में, सब किसमें? पिकोमीटर। ठीक है, पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। नो 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 प्राइम मिनिस्टर, पिकोमीटर। ठीक है, अभी देखिए आप लोग जब देखोगे मैं हटूंगा यहाँ से तो आपको दिमाग में आएगा अरे यार भूल गए सर, भूल गए। हाँ भाई भूल गया, एक्चुअली क्या है ना, मैं इसको नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसको लिख दूंगा तो ये मेरी इमेज खराब कर देगा। ये आप ये देखो, पहले आप इस चीज को देखो, एक बार को भूल जाओ, इसको लिखा लिखा नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं सर भूल गए, ये मान लो भूल गए, चलो भूल जाते हैं।
हम बात करते हैं एक नॉर्मल ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या चेंज दिख रहा है इनकी वैल्यूज में। वैल्यूज में अगर आप देखो तो आप कहोगे यार यहाँ तो ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 64 से 47 है, 47 से 35, 35 से 29, 29 से 26, 26, 25, 25, ये तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ये तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया और फिर ये तो बढ़ गया। सोचो क्यों हुआ होगा ऐसा। इसका रीजन भी केवल एक ही है जो अभी बताया, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक बढ़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो रही है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये साइज डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, फिर इंक्रीज क्यों हो रहा है, स्टेबल क्यों हो रहा है, ये चीजें समझनी है तो दो फैक्टर समझने होंगे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये पहले आप ट्रेंड समझ लो कि पहले डिक्रीज होगा, फिर स्टेबल होगा और फिर इंक्रीज होगा। डिक्रीज, स्टेबल, इंक्रीज, तीन चीजें स्टार्टिंग से चलेंगे। स्टार्टिंग से चलेंगे तो पहले इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर बीच में आकर के वो स्टेबल होगा, बीच से आगे चलेंगे, मिड से आगे चलेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसमें ऑलमोस्ट इक्वल है, 126, 125, 125 में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वो 128, 137 इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हैं, वो दो फैक्टर हमको फटाफट समझने हैं। एक फैक्टर होता है वो फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स। और एक फैक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा फैक्टर हमारा होता है शील्डिंग इफेक्ट। ये दो फैक्टर हमको समझ में, ये दो फैक्टर अगर हमको समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दो फैक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर चार्ज रिलेटेड है न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चार्ज किस पर होता है, चार्ज होता है प्रोटॉन पर। एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो प्रोटॉन से रिलेटेड है, जो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्रक में होते हैं, केंद्र में होते हैं, नाभिक में होते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज जो है, अगर आप यहाँ से देखो, स्कैंडियम से स्टार्ट करो और जिंक तक जाओ, तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या चेंज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज किसको कह रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर जो है, ये नंबर लिखे हुए हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडियम, नीचे जो नंबर लिखे हैं वो एटॉमिक नंबर्स हैं। और न्यूक्लियर चार्ज वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। यानी स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम, जिंक और जिंक तक यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इनके एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो सीधे सीधे क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई, कि जब भी हम डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एटॉमिक चार्ज, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट जो है एक्चुअली क्या होता है, जब इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, यानी इनर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उससे क्या होता है, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है, उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो जाता है। एक सिंपल सी क्लास का आप एग्जांपल ले लो कि जब भी टीचर क्लास लेता है तो उसका मेन अटेंशन जो है पूरी क्लास पर होता है, बट उसका सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो आगे की 2-3 रोज पर लगता है। लास्ट रो में जो बच्चे बैठे हैं, अब वो 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, 4 बैठे हो, 10 बैठे हो, कोई कितने ही बैठे हो, उन पर टीचर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका जो कंसंट्रेशन है वो उतना नहीं हो पाता जितना कि फ्रंट रोज पर रहता है। मतलब कहने का क्या है, ऐसे ही न्यूक्लियस का होता है।
न्यूक्लियस के आसपास जितनी ऑर्बिट्स हैं, तो उसमें जो इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो और इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होगा और आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगा। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर फोर्स रिड्यूस हो जाता है, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और बाहर के इलेक्ट्रॉन उतने ही है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कहाँ लगेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा, और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, यहाँ स्कैंडियम में इंटरनल में कितने 1, आउटर में कितने 2, और लास्ट तक जाते जाते क्या हुआ 3D 10। इंटरनल में कितने हो गए 10 हो गए, और एस में कितने हो गए 2 हो गए। मतलब क्या है, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट वीक था, कम था। क्यों? क्योंकि इंटरनल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 10 हो गए, एस में कितने रह गए 2 रह गए। एक्चुअली अब यहाँ डी के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और एस के इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग इफेक्ट फील करेंगे, तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएंगे, मतलब वो थोड़ा दूर दूर खेलेंगे, आराम से दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से अब बात ये कि हमने वहां तक तो वहां लास्ट समझ लिया, स्टार्ट नहीं समझा। स्टार्ट समझना भी इजी है। जब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में दोनों के कंपैरिजन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंटरनल में और इलेक्ट्रॉन्स कम है। यानी स्टार्ट जब कर रहे हैं डी सीरीज में तो वहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंच रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो साइज डिक्रीज हो रहा है, जो हमको शो हो रहा है यहाँ पर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पेयर्ड होना जब शुरू हो गए तो आप देखो पेयर्ड होने पर क्या हुआ कि स्टेबिलिटी आ गई। जब तक अनपेयर्ड बढ़ रहे थे तब तक डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कमजोर था, और वो धीमे धीमे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिटल में बढ़ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज भी स्ट्रांग हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करने का इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है हमको, कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो रहा है, वो न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर वो स्टेबिलिटी दे रहा है। यहाँ स्टेबिलिटी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। जितना न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट उसको उतना ही रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है वो कैसा हो गया, वो हो गया इक्वल, स्टेबल हो गया। और जैसे ही अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर आकर के स्ट्रांग हो गया, उसने न्यूक्लियर चार्ज को कम कर दिया। यहाँ स्टार्टिंग से चल रहे, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है, शील्डिंग इफेक्ट वीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है तो वो अट्रैक्ट कर ले रहा है और साइज को डिक्रीज कर रहा है। मिड तक आते आते अनपेयरिंग शुरू हुई, पेयरिंग शुरू हुई, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के इक्वल होने लगा। मतलब ये कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करने लगा, वो इक्वलिटी लाने लगा, बराबर होने लगा। तो वहां पर न्यूक्लियर जो साइज है, एटॉमिक साइज है, उसमें एक स्टेबिलिटी आ गई। वहां पर वैल्यूज जो आप देख रहे हो स्टेबल हो गई हैं। इसका मतलब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज दोनों इक्वलाइज हो गए, बराबर हो गए। और जैसे ही यहाँ पर पेयरिंग कंप्लीट होती है, वहां पर आकर के ये शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज को अपोज कर देता है, इसलिए यहाँ पर ये साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन था वो किसका था, वो था हमारा एटॉमिक रेडियस का, कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम क्यों है, वो ज्यादा क्यों है, डिक्रीज क्यों हो रही है, स्टेबल क्यों हो रही है और बढ़ क्यों हो रही है। अब बात करते हैं इन भाई साहब की। ये भाई साहब तो रायता फैलाने के लिए बने हैं। जैसे कि इनमें ये मतलब कह सकते हैं कि एक शादी बारात, जैसे किसी लड़के की शादी हो और लड़के की शादी में 2 लोग ऐसे होते हैं जो बस यूं सीना तान के मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। वो आपको भी पता हो कौन होगा, एक होता है लड़के का फूफा और एक लड़के का दूल्हा, वो दूल्हे का जो है जीजा, दूल्हे का जीजा और दूल्हे का फूफा। 2 जने ऐसे होते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है लेकिन मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। वो केवल जो है रायता फैलाने आते हैं।
ऐसी ये पूरी बाराती है ना, और ये उनमें से ये लड़के का दूल्हा है, वो सॉरी जीजा है, जीजा या फूफा मान लो, कुछ भी मान लो। ये रायता फैलाने ही आया है, क्योंकि ये सारा ट्रेंड हमारा बिल्कुल एक इक्वलाइज है, बिल्कुल सही पैटर्न में चल रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बस यही बात गड़बड़ है सर। ये समझाओ, वो तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लफड़ा है यहाँ पर, देखिए ये एक्सेप्शन है। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री होती नहीं है, इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं होती। एक्चुअली यहाँ पर ये जो है ये बहुत प्रताड़ित है। क्यों प्रताड़ित है? ये एक मन में कसक लेके बैठा हुआ है कि यार जो काम मेरे बदले का था वो साला क्रोमियम लेके बैठा हुआ है। क्यों लेके बैठा हुआ है? मेरे पास डी में मैक्सिमम 500 पेड़ हो रहे थे, पर साला ये पहले कौन लेके बैठ गया? क्रोमियम लेके बैठ गया। ये साला सारी प्रॉपर्टी शो कर देगा, मेरे हिस्से के सारे जो लड्डू हैं वो ये खा रहा है बैठ करके। तो ये मुंह फुलाए बैठा है कि मैं साला ट्रेंड में बीच में गड़बड़ करके मानूंगा, मैं सही ट्रेंड चलने ही दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट में भी इसने रायता फैलाया, अब इसमें भी ये ऐसी तैसी कर रहा है। कुल मिलाकर के हमको नॉर्मल ट्रेंड याद रखना है, इसके लिए कोई हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना। एक्सप्लेनेशन इसका केवल इतना ही है कि जैसे ही क्रोमियम से मैग्नीज पर आते हैं पेयरिंग ऑलमोस्ट मतलब बहुत ऑल ऑफ सडन स्टार्ट होती है, तो वहां पर एकदम से न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को अपोज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, या कह लो कि ये एक एक्सेप्शन हो जाता है। इतना सा एक्सप्लेनेशन है इसका, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज 2 कैरेक्टर क्लियर करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने वीडियो में आगे के कैरेक्टर क्लियर करेंगे। मेन बात क्या है, कोई भी कैरेक्टर समझना है तो कैरेक्टर समझने के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। इनमें प्रोपोगेशन कैसे होगा, चेंज क्या हो रहा है, क्या स्टेबल है, कैसे चेंज हो रहा है, वो बातें स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। रोजाना आप देखिए वीडियोस को देख रहे हैं तो, और चैप्टर बहुत जल्दी क्लियर होगा अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम अपने जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी कमेंट कीजिए, गुड, वेल, बैड, कुछ भी जो आपको जैसा लग रहा है वैसा कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को आगे सर्कुलेट कर सकते हो, करना चाहो किसी को भी सर्कुलेट कर दो, लेकिन उसको करो जो इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में। ऐसा नहीं कि चाचा ताऊ फूफा को कर दिया, सर देख लो ये कैसा है। जो पढ़ने का इच्छुक हो उसको आप करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।